हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और उनका ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के पीटी एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न फंसने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं, लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है, किसने घोषणा की थी 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? ऑप्शन ए चर्चिल, ऑप्शन बी माउंटबेटन, ऑप्शन सी वेवेल, ऑप्शन डी क्लेमेंट इटली। देखिए 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने, किसने? क्लेमेंट एटली ने जो है यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 30 जून 1948 तक, कब? 30 जून 1948 तक भारत को आज़ाद कर देंगे। क्या कर देंगे? भारत को आज़ाद कर देंगे। ये कहा किसने? क्लेमेंट एटली ने कहा था, एक प्रस्ताव के माध्यम से। बात क्लियर है? उसके बाद इसी पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान आता है। क्या? माउंट बेटन प्लान आता है, जिसके द्वारा आगे चल कर 14 जून को कांग्रेस के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। फिर 14 जुलाई तक जो है मुस्लिम लीग भी इसको स्वीकार कर लेती है, लेकिन इसमें बड़ा विरोधाभास होता है। कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं और इस विभाजन के चक्कर में लोग ये तर्क देते हैं कि इससे चूँकि भारत की आज़ादी में हिंदू और मुसलमान दोनों का योगदान है, तो अलग अलग देश की मांग क्यों, है ना? तो इसका विरोध होता है, लेकिन चूँकि कांग्रेस पास कोई रास्ता नहीं होता है, तो इसलिए इस मांग को मान लिया जाता है। और 3 जून ये इसको जो है माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। तो इसे पूछा गया है, उस भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा करी किसने थी? तो करी थी क्लेमेंट एटली ने। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्या भैया? दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? लक्षद्वीप और मालदीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी मिनिकॉय द्वीप और मालदीव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जवाब दीजिए। देखिए बात करें 10 डिग्री जल संधि की, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान को निकोबार द्वीप से लगकर, जैसे ये आपका अंडमान, 1 मिनट, ये आपका जैसे यहाँ पे अंडमान है, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऐसे समझिए, ये जो छोटा अंडमान है, ये बड़ा अंडमान है, इसको 10 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है। बात क्लियर है? छोटे अंडमान को बड़े अंडमान निकोबार द्वीप से अलग करती है। ये लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है। ये जो आप चौड़ाई देख पा रहे हैं ना, ये करीब 155 किलोमीटर चौड़ी है और 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। बात क्लियर है? तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? लिपुलेख, शिवकिला, नीति, मूलिंगला दर्रा। देखिए बात करें इसकी, तो इसमें हम पूरे दर्रे एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस प्रश्न पे आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर देख पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है और इधर तो आप लद्दाख का एरिया हो गया है। तो अब देखिए बुर्जिल दर्रा आपसे पूछे, फिर पंजाल पूछे, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, ये चारों दर्रे जो है ये जम्मू कश्मीर में। काराकोरम आपका लद्दाख में आ जाएगा इस टाइम। फिर अगर आपसे हिमाचल प्रदेश के विषय में पूछे तो यहाँ बारालाचा दर्रा, शिवकिला दर्रा आ गया है। ठीक है, अभी आएगा ऑप्शन में। रोहतांग दर्रा भी आपका यही हिमाचल में है। माना, नीति और लिपुलेख ये कहाँ पे है? और यहीं पे एक और दर्रा मूलिंगला दर्रा, आप याद कर लीजिए, क्या? मूलिंगला दर्रा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे ये बताइए जो है महाराष्ट्र साइड, जो महाराष्ट्र का एरिया पड़ता है, यहाँ पे थाल घाट और भोर घाट पाए जाते हैं। और पाल घाट दर्रा जो होता है या सेनाकोटा दर्रा, ये दोनों दर्रे जो है पाए जाते हैं आपके केरल में। कहाँ पे? केरल में पाए जाते हैं। तूजू दर्रा जो है ये आपका मणिपुर में है। ठीक है, दीफू, यांगपा और बोमडिला ये दर्रे जो हैं ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला और जलेपला सिक्किम में। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न में क्या लिखा है? लिपुलेख दर्रा, शिवकिला दर्रा, नीति दर्रा, मूलिंगला दर्रा। देखिए माना, नीति और लिपुलेख, ये माना लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, मूलिंगला दर्रा, ये हमने क्या पढ़े? ये तीनों के तीनों जो है उत्तराखंड में। शिवकिला दर्रा कहाँ पे हमने पढ़ा? ये पढ़ा हमने हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। बात क्लियर है? शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पढ़ दी है। ठीक है,
ये एक पर्वतीय दर्रा है। भारत के हिमाचल प्रदेश के कन्नौज जिले को तिब्बत से जोड़ता है। जैसे ये भारत है तो ये भारत, जैसे ये भारत है, यहाँ ये तिब्बत है, तिब्बत को जोड़ने वाला यही शिप्किला दर्रा ही है। ठीक है। सतलज नदी जो है इसी के सहारे भारत में प्रवेश करती है, जबकि मुलिंगला दर्रा, नीतला, माना, लिपुलेख ये सब उत्तराखंड में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या भैया, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए हम बात करें इसकी, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पश्चिम की ओर मतलब अगर ये आपका भारत है तो इधर पूर्व पड़ता है, इधर पश्चिम, मतलब ऐसी कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं? कहाँ पे? अरब सागर में जाके गिरती हैं। या जैसे खंभात की खाड़ी पूछता है, कभी कभी पूछता है, खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो ये आपका इधर का एरिया है, ये है ना। ये खंभात खाड़ी इन द सेंस क्या है कि जो गुजरात से सटा हुआ है। ठीक है, और पूरा ये जैसे दादर नागर हवेली द्वीप भी यहीं पे अवस्थित है, अरब सागर इधर सारी चीज़ें। तो पूछता ये है कि पश्चिम की ओर बहने दूसरी सबसे बड़ी नदी। ठीक है, तो अगर जैसे नर्मदा, ताप्ती ये सब बहती है ना, ऐसे तो कई सारी नदियाँ बहती हैं, 4-5 नदियाँ बहती हैं, लेकिन जो है अब जैसे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी अगर पश्चिम की तरफ बहने वाली है तो वो नर्मदा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? दूसरी सबसे बड़ी नदी पूछा है। तो नर्मदा के बाद अगर कोई दूसरी सबसे बड़ी नदी बहती है जो अरब सागर में गिरती है, वो है आपकी ताप्ती। क्या है? ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी जो है ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। बात क्लियर है? खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी। हमने बताया दो चीज़ें हैं, अरब सागर में खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी में कौन गिरती है? ताप्ती नदी गिरती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, चेचू कबीले के लोग अधिकतर शिकार व जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप में, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया। आंध्र प्रदेश। देखिए इसमें तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, संडलीक है, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो चेचू कबीला जो है ये दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, है ना, इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये एक आदिवासी जनजाति है और उनके अपने जीवन यापन के लिए अधिकतर ये शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर रहते हैं। ये लोग चेचू भाषा बोलते हैं। जैसे अगर पूछा जाए चेचू कबीले के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो चेचू भाषा बोलते हैं। और ये किस भाषा परिवार के सदस्य हैं? तो ये हैं द्रविड़ भाषा परिवार के सदस्य। किसके? द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार के सदस्य हैं। बात क्लियर भैया? इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्या, भारत में प्रथम पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए महिला सशक्तिकरण अगर किसी को याद किया जाता है मोदी जी के पहले, तो वो आपकी इंदिरा गांधी जी को याद किया जाता है। 27 अक्टूबर 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो है केरल में, कहाँ पे? केरल के कोझिकोड में जो है इंदिरा गांधी ने पहली बार महिला पुलिस स्टेशन की खोज की। ये इसलिए ये चर्चा में है क्योंकि इसमें देखिए है क्या कि इसका 50 साल अक्टूबर 2023 में पूरा होने वाला है। तो 50वीं वर्षगांठ ये मनाएंगे, तो इसमें इंदिरा गांधी जी को याद करना आवश्यक हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्न पीटी में सीधे एग्जाम में आ जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अधिकतर लोग नरेंद्र मोदी को वो करेंगे, तो हो सकता है नरेंद्र मोदी इसके जो 50वीं सालगिरह मनाई जाए उसका उदाहरण करने चले जाए। ठीक है, चलिए 7वां नंबर लेते हैं। क्या भाई 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? वनुअतु है, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या सोलोमन द्वीप समूह। बताओ भैया इसका क्या है? देखिए अगर हम बात करते हैं कौन नहीं है, ठीक है, तो जो मैरी बर्ड लैंड है या बीर तवील ट्रायंगल जो है, ये पृथ्वी पर केवल जो है 2 भूमि क्षेत्र किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। मतलब ये एक मैरी बर्ड लैंड, ठीक है, और एक मैरी बर्ड लैंड जो है 2 चीज़ है जो किसी के हिस्से में नहीं। एक मैरी बर्ड लैंड है और एक तवील ट्रायंगल है, तवील
ट्रायंगल, बात क्लियर, तवील ट्रायंगल। मैरीबर्ड लैंड और तवील ट्रायंगल ये पृथ्वी पर केवल 2 भूमि क्षेत्र हैं जहां पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं, अर्थात इन क्षेत्रों पर दावा नहीं किया जा सकता। मैरीबर्ड लैंड जो है ये आपका अंटार्कटिका का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अंटार्कटिका का हिस्सा है। आप देखते होंगे अंटार्कटिका पर हर व्यक्ति जाता है अपना कुछ न कुछ खोजबीन करने, तो इसी का पार्ट है जो इतना दूरस्थ है कि दुनिया कोई भी देश इस पर दावा नहीं कर सकता। यह पृथ्वी का इकलौता सबसे बड़ा लावारिस इलाका है जो मैरीबर्ड लैंड है, ठीक है। बाकी ट्रायंगल के विषय में आप जानते ही हैं। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? ग्रैंड टेरी, श्रीलंका, जंजीबारा, सुकुत्रा। बताओ भैया। देखिए हिंद महासागर जो है ये जैसे सबसे बड़ा महासागर अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा महासागर या सबसे बड़ा महासागर जो पूछे अगर आपसे कोई, तो आप क्या बताएंगे? प्रशांत महासागर, यही बताएंगे ना, प्रशांत महासागर। लेकिन अगर आपसे पूछे दूसरा जैसे अगर पूछ ले कि दूसरा बताएंगे आप, तीसरा कोई पूछे, तीसरा आप जल्दी याद नहीं करते। तीसरा जो है आपका हिंद महासागर, तीसरा जो है सबसे बड़ा महासागर जो है वो हिंद महासागर है, ठीक है। तीसरा हिंद महासागर है। इसका क्षेत्रफल करीब जो है वर्ग मील जो है 227.24 4 टाइम्स 0 वर्ग किलोमीटर है ना। हिंद महासागर के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में अफ्रीका, उत्तर में एशिया तथा दक्षिण में अंटार्कटिका स्थित है। द्वीपों में रियूनियन, मेडागास्कर, श्रीलंका, जंजीबारा, कोलोमस और मॉरिशस शामिल हैं। तो आप देख लीजिए इसमें क्या पूछा है कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है कौन सा है। तो इसमें दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है ये जो है आपका फैला हुआ है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप आपका जिससे सबसे बड़ा द्वीप, तो अगर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका श्रीलंका है, ठीक है। श्रीलंका के बाद क्रमशः जो है ग्रैंड टेरे है तीसरे नंबर पे, उसके बाद निकस है, क्या है, उसके बाद आपका निकस आता है, उसके बाद आपका सुकुत्रा आता है, ये आता है आपके चौथे नंबर पे सुकुत्रा आता है, ठीक है। उसके बाद आपका रियूनियन आता है, रियूनियन आता है, उसके बाद आपका जंजीबार आता है। तो इसका राइट आंसर जो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये बेसिकली जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949। अब इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं किस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, तो भारत संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुता संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारतीय संविधान द्वारा शासित है, ठीक है। और भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को तो ये पारित हुआ था, बात क्लियर है। 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है। पूछा क्या है कब पारित किया गया, तो ये आपका राइट आंसर तो आपका सी हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि जो है इस प्रभावी कब हुआ, पारित होना, पारित और प्रभावी दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, प्रभावी कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ? प्रभावी हुआ, बात क्लियर है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है और वे संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा दिया था। भारत में 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्या? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, बात क्लियर है। आप अगर आपसे ये पूछे कि जो राष्ट्रपति का पद है वो कब से प्रभावी हुआ, तो वो 24 जनवरी से प्रभावी हुआ है। कब से? 24 जनवरी से प्रभावी हुआ है, बात क्लियर है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3 या 1/5? बताइए सर। देखिए राज्यसभा जो है भारतीय संसद के ऊपरी प्रतिनिधित्व का सदन है, ठीक है। लोकसभा जो है निचले प्रतिनिधि का संगठन है, ये संगठन है। राज्यसभा की संरचना का वर्णन जो है अनुच्छेद 80 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसके तहत वर्तमान राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 245 हो सकती है। कितनी? 245। मतलब ये
आप इसको समझिए 233 जो है वो आपके चुन के आएंगे, 233 चुन करके आएंगे और 12 जो है वो नामित किए जाएंगे, ठीक है। नामित सदस्य 12 होते हैं, ठीक है। जिसको राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है। इनको जो है राज्यसभा में प्रत्येक सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। और 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। 13वें राष्ट्रपति, 14वें राष्ट्रपति, 15वें राष्ट्रपति या 16वें राष्ट्रपति के रूप में। देखिए आप पिछला जो निर्वाचन हुआ था तो वो थे आपके रामनाथ कोविंद। कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद जो है पिछले प्रधान हमारे जो है राष्ट्रपति थे। इससे पहले वो हालांकि राज्यसभा के जो है सदस्य भी रहे, बिहार के राज्यपाल भी रहे। तो उनका नंबर था 14वां नंबर, ठीक है। तो उसके जस्ट बाद द्रौपदी मुर्मू आए तो हो जाएगा कौन सा? 15वां नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर की राष्ट्रपति के रूप में चुना गया इनको, ठीक है। अब उसके बाद 12 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल गलत बात है। भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल सही बात है। राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की, बिल्कुल गलत बात है। इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर 13 नंबर पे। भारत की संसद हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? 1950 में, 1955 में, 1957 में, 1961 में। बताओ भैया कब लागू हुआ था? देखिए हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये आपका 1955 में लागू किया गया था, ठीक है। यह हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानून की संहिता बद्ध किया गया है। किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है जो कानून रूप से हिंदू है। हिंदू इन द सेंस क्या है? जैसे पूछा जाता है तो हिंदू में जो है बौद्ध, जैन और सिख, ये तीनों जो है इसमें आते हैं, हिंदू विवाह के अंतर्गत चले जाते हैं, ठीक है। इसमें यह न केवल हिंदू विवाह बल्कि सभी समारोह तथा पंजीकरण के लिए मान्यता प्रदान करता है, बल्कि तलाक के संबंध में नियम भी देता है। तो बेसिकली ये लागू हुआ तो 1955 में लागू हुआ था। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन, उच्च सोच के साथ सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। आदर्श नगर, कुशल गांव, आदर्श गांव या आदर्श धार्मिक केंद्र। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए महात्मा गांधी ने यह कहा था कि जो भारत है वो गांव में बसता है, तो उन्होंने आदर्श गांव की परिकल्पना की थी, जिसको साकार करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना लागू की थी, जिसमें प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद लेना था, ठीक है। और जो है इसमें बहुत सारी सफलताएं भी मिली, ये योजना सफल भी रही है, लेकिन फिलहाल धरातल पर इसका कुछ असर नहीं दिखता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है? ऑप्शन ए असम सिक्किम, ऑप्शन बी असम पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ऑप्शन डी मेघालय और पश्चिम बंगाल। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पे होती है चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये असम और पश्चिम बंगाल। असम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। है क्या कि जो चाय का कुल उत्पादन है वो भारत के लगभग 3/4, आप यह करें 3/4 पार्ट जो है ये असम और पश्चिम बंगाल में होता है। असम देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। जो असम है सबसे बड़ा चाय उत्पादक, सबसे बड़ा चाय उत्पादक, सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, ठीक है। और उसका दाता पश्चिम बंगाल। तो ये दोनों मिल करके 3/4 लगभग जो है कर लेते हैं। चीन के बाद दक्षिण के क्षेत्र में विश्व में दूसरा स्थान जो है भारत का ही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें काफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है? केरल में होता है, असम में होता है, तमिलनाडु में होता है, कर्नाटक में होता है। बताओ भैया चाय तो असम में होती है, ठीक है। चाय असम में, अगर आप सर्वाधिक चाय का उत्पादन पूछे, ठीक है, क्या पूछे? सर्वाधिक चाय। तो सर्वाधिक चाय कहाँ? असम में। लेकिन यहाँ पूछा क्या? सर्वाधिक काफ़ी पूछा है। क्या पूछा है? सर्वाधिक काफ़ी पूछा। सर्वाधिक काफ़ी कहाँ भैया? सर्वाधिक काफ़ी आपके कर्नाटक में है,
बात क्लियर है। सर्वाधिक काफ़ी आपके कर्नाटक में पाई जाती है। भारत में काफ़ी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों में पाया जाता है। कर्नाटक राज्य में अधिकतम 53%। उसके बाद दूसरे नंबर पे, एक नंबर पे आता है कर्नाटक, दूसरे नंबर पे आता है केरल। केरल में करीब 11% उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। मौसम के दौरान रबी फसल खेती की जाती है। पतझड़, सर्दी, गर्मी, मानसून तथा वर्षा। बताओ भैया कब होती है? भारत में वे फसलें जो सर्दी और बसंत ऋतु में बोई जाती हैं उन्हें रबी फसल कहते हैं। कब? सर्दी और बसंत ऋतु में बोई जाती हैं। तो इसमें राइट आंसर तो आपका सी बी हो जाएगा। ठीक है, इसकी नवंबर और अप्रैल के बीच में खेती होती है। कब? नवंबर से लेकर के, नवंबर से अप्रैल के बीच में इसकी खेती होती है। ठीक है, इस मौसम के दौरान फसलों की सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। इन फसलों को बढ़ने के लिए कम नमी तथा कम तापमान चाहिए होता है। इसका उदाहरण अगर पूछा जाए तो आपका गेहूं, जौ, चना, सरसों, बाजरा, मकई, ये सारे के सारे जो है ये इसके उदाहरण है किसके? रबी की फसल के। ठीक है, अप्रैल से नवंबर के नवंबर से अप्रैल के बीच में ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। पृथ्वी पथ पर सूर्य परिक्रमा करते हैं किस पे? क्षितिज पे, लंबरूप पे, गोलाकार पे या अंडाकार पे? देखिए हाँ, ये जो है अगर बात इसकी करते हैं किसकी कि पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो है एक अंडाकार प्रक्षेप में, किसमें? अंडाकार प्रक्षेप में घूमती है। गोलाकार तो बिल्कुल जो है जैसे अंडाकार परिपेक्ष में घूमती है। अगर आप ये सोच रहे हैं गोलाकार तो बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये लंबरूप भी गलत है, क्षितिज भी गलत है। क्षितिज मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल। लंबरूप मतलब होता है वही ऊर्ध्वाधर, जिसको वर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका अंडाकार मतलब होता है इलिप्टिकल होता है। ठीक है, इलिप्टिकल होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर पे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये करीब 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। ठीक है, सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक चला था। 6 वर्षों से चलने वाला जो है विश्व स्तरीय युद्ध था। इसमें जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने 10 जून 1946 को प्रवेश किया था। अगर कभी आपसे पूछे कि इटली ने कब प्रवेश किया था, तो इटली जो है आपका 40 में आया था। 40 में इटली आया। ठीक है, 40 में आपकी इटली आ गया था। और जो है ये किसकी तरफ से किया था? ये जर्मनी की तरफ से किया था। इटली जो आया था जर्मनी की तरफ से। जो इटली जो इतना कंफ्यूज शहर था ये जर्मनी की तरफ से आया था। ठीक है, जर्मनी की तरफ से इटली आया। उसके बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस युद्ध में 8 दिसंबर 1941 को प्रवेश किया था। कब? 1941 को जो है अमेरिका ने प्रवेश किया था। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जो आगे चल कर जो है WTO की स्थापना करते हैं, UNO की स्थापना करते हैं, UNO की स्थापना करते हैं आगे चल करके। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1940 में तो इटली आया था। ठीक है, इसमें इटली आया था। 1939 में सभी जो मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र थे, इसमें शुरू हुआ था ये मामला। ठीक है, 1942 की बात करें तो इसमें भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। वास्को डी गामा पुर्तगाली अन्वेषक ने किस वर्ष भारत समुद्री मार्ग की खोज की थी? 1498, 1598, 1500 या 1600 में? देखिए 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी में 1602-3 में जो है ये आ गई थी, इसमें कोई वो नहीं था। ठीक है, पूछा था कौन सबसे पहले आया, तो PDADF पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए हुए थे। बात क्लियर है? तो जैसे ये पूछ रहा तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली नाविक था और ये जो है ईसाई धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है। वास्को डी गामा समुद्र मार्ग की खोज 20 मई 1498 को की थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1498। अगर एग्जैक्ट दे देता है तो आप ये 20 मई याद रखिएगा। ठीक है, 20 मई 1498 को उसने समुद्री मार्ग खोज की थी और भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। इसका प्रमुख उद्देश्य था मसाले का व्यापार करना। क्या करना है? मसाले का व्यापार करना। उद्देश्य जो था मसाले का व्यापार करना उद्देश्य था। बात क्लियर है? इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद है प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।